हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ नी पेन सीरीज। मैं हूं डॉक्टर सफदर नज़ीर और आज बात करेंगे न्यू ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में और इसकी कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेज भी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो न्यू ऑस्टियोआर्थराइटिस एक कॉमन ज्वाइंट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड लाखों लोग अफेक्टेड हैं। तो न्यू ऑस्टियोआर्थराइटिस को समझने से पहले आर्टिकुलर कार्टिलेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं कि आर्टिकुलर कार्टिलेज होता क्या है। आर्टिकुलर कार्टिलेज एक्चुअली जो फीमर और टिबिया मिलके एक ज्वाइंट बनाती है, नी ज्वाइंट। तो जो फीमर के कॉन्डाइल्स होते हैं और टिबिया के कॉन्डाइल्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज से। ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और इसका फंक्शन होता है ज्वाइंट पे लुब्रिकेशन, लुब्रिकेटेड होती है ये, तो लुब्रिकेशन पे का काम करती है ये। तो डीजेनरेटिव ज्वाइंट डिजीज, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को डीजेनरेटिव ज्वाइंट डिजीज भी कहा जाता है। तो डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से, डीजेनरेशन की वजह से क्या होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज में वियर एंड टियर होना शुरू हो जाता है। ये जैसा कि आप रेड कलर पे देख रहे होंगे मार्क, वियर एंड टियर हो जाता है और धीरे धीरे प्रोग्रेसिव लॉस हो जाता है आर्टिकुलर कार्टिलेज का। इसी को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमनली जो कॉमन होता है वो नी पे होता है, वैसे ये कहीं भी हो सकता है किसी भी ज्वाइंट पे। वेट बेरिंग ज्वाइंट पे ज्यादा होता है, हिप पे भी ये हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कॉमन है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा होता है सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली जो एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से जो कार्टिलेज में डीजनरेशन होता है उसी को हम प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। और दूसरा सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये किसी भी एज में हो सकता है। इसमें भी आर्टिकुलर कार्टिलेज का डीजनरेशन होता है, लेकिन उसकी वजह जो होती है वो ओवर यूज होती है, ज्वाइंट पे ओवरलोड पड़ जाने की वजह से होता है। जो ज्यादा रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, उनमें ये कॉमन होता है। दूसरी वजह जो होती है सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस की, वो होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक कॉजेज की वजह से। पोस्ट ट्रॉमा जिसमें टिबिया या फीमर कॉन्डाइल का प्लेट का जो फ्रैक्चर होता है, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम कॉमन होती है, उसकी वजह से भी सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। कार्टिलेज डीजनरेशन की वजह से जो स्पेस कम होता है ज्वाइंट्स पे, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा लोगों को कहते हुए कि हमारे घुटने में जो है वो गैप आ गया। एक्चुअली गैप आता नहीं है, गैप कम हो जाता है, स्पेस रिड्यूस जो है, गैप जो है वो स्पेस रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होने की वजह से क्या होता है, पेन होना शुरू हो जाता है, जो कि इसका मेन कॉमन फीचर्स है। और जब हम वेट बेयर करते हैं, बैठ के उठते हैं, तो वेट बेयरिंग में पेन स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे एक्टिविटी के साथ पेन बढ़ना शुरू हो जाता है, बढ़ने लगता है। या बहुत देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद भी एकदम से जब हम चलते हैं, या जो इस तरीके के पेशेंट होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के, तो उनको पेन महसूस होने लगता है। दूसरा जो इसका सिम्टम्स होता है वो होता है स्वेलिंग, घुटने पे सूजन आ जाती है, रेडनेस हो जाता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज के डैमेज की वजह से अंदर एडिमा बन जाता है, तो उसमें फिर वो रेडनेस आ जाती है और स्वेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तीसरा जो इसका सिम्टम्स होता है वो होता है स्टिफनेस, मॉर्निंग में ज्यादा होती है, क्योंकि जब मसल बहुत देर के लिए जब हम रेस्ट पे चले जाते हैं तो क्या होता है, मसल बिल्कुल वर्क नहीं करती है, तो मसल पे स्टिफनेस, मसल स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाती है। तभी हम मूवमेंट जब करते हैं, फ्लेक्शन या एक्सटेंशन या चलने की कोशिश करते हैं, तो वो स्टिफनेस हमें ज्यादा मालूम होती है। चौथा जो इसका सिम्टम्स होता है वो होता है क्रेपिटस साउंड, कड़कड़ की आवाज आती है ज्वाइंट से जब हम मूवमेंट, स्पेशली जब हम मूवमेंट करते हैं। क्या होता है कि जब स्पेस कम होता है ज्वाइंट पे, तो स्पेस कम होने की वजह से जो बोन है आपस में रगड़ खाना शुरू हो जाता है। रगड़ खाने की वजह से जो इसके आउटर मार्जिन है, जो ये कॉन्डाइल्स हैं, इसके मार्जिन पे ऑस्टियोफाइट्स बनना शुरू हो जाता है और फिर वही जब हम मूवमेंट करते हैं तो क्रेपिटस साउंड आती है इस पे। तो मेनली जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो कॉजेज हैं वो काफी, जो एडवांस लेवल पे मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। मेनली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है इसकी शुरुआत बहुत पहले हो जाती है, ये पोस्चर की वजह से बेसिकली होता है। मसल के, किसी मसल्स के ओवर एक्टिव होने की वजह से और किसी मसल्स के अंडर एक्टिव होने की वजह से। ये एकदम नहीं होता है, स्लोली स्लोली 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल इतना वक्त लग जाता है। क्या होता है कि हिप की मसल्स में अगर कुछ
वीकनेस आ गई या हिप ड्रॉप हो जाता है, पेल्विस ड्रॉप कर जाता है, या पेल्विस आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है या पोस्टीरियरली शिफ्ट हो जाता है मसल वीकनेस की वजह से, हमारे पोस्चर की वजह से, ओबेसिटी भी कह सकते हैं, ओबेसिटी की वजह से भी कोर स्ट्रेन, कोर मसल वीक हो जाती है और पीछे की मसल्स जो है वो टाइट हो जाती है, तो उसमें भी बॉडी की अलाइनमेंट बिगड़ जाती है। तो होता क्या है कि जब हमारा पेल्विस ड्रॉप करता है, इंटीरियरली शिफ्ट होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो फीमर होते हैं और जो टिबिया होते हैं, वो फीमर इंटरनली अंदर की तरफ ऐसे रोटेट कर जाता है, जो कि एक्चुअली पता नहीं चलता है हमें, हम आप लोगों को। तो पोस्चर के अलाइनमेंट के बिगड़ने की वजह से अंदर की तरफ प्रोनेशन हो जाता है, फुट प्रोनेट कर जाता है, अंदर की तरफ वेट ज्यादा पैरों पे इस तरफ पड़ना शुरू हो जाता है, प्रोनेशन ज्यादा हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, मीडियल जो स्पेस है, अंदर की जो जॉइंट स्पेस है घुटने में, उसमें मैक्सिमम प्रेशर आना शुरू हो जाता है। लेकिन बॉडी धीरे धीरे इन सब चीजों को झेलती रहती है, चलता रहता है। दूसरा मसल भी, उसके जो मसल वीक हो गई तो दूसरी मसल ओवरटेक कर लेती है, तो इस तरीके से चलती रहती है और धीरे धीरे प्रेशर पड़ने की वजह से मीडियल साइड पे बेसिकली जो ज्वाइंट में नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, उसका पेन अंदर की तरफ ज्यादा होता है और स्पेस भी रिडक्शन जो होती है वो आप देखोगे एक्सरे में अंदर की तरफ ज्यादा होता है। तो उसकी मेन वजह जो मैं समझता हूँ वो यही होता है कि आपकी अलाइनमेंट बॉडी की बिगड़ गई और इंटरनली रोटेट कर गया आपका फीमर और टिबिया, और ज्वाइंट जो मीडियल साइड है उससे ज्यादा प्रेशर आने लगता है, और उसी इन सब चीजों के साथ रहते हुए हम सारी एक्टिविटी करते हैं, रनिंग भी करते हैं, जंपिंग भी करते हैं, तो एक तो स्पेस कम हो गया, ऊपर से उस पर आप प्रेशर डालते रहते कार्टिलेज का डिजनरेशन जो है वो जल्दी होना शुरू हो जाता है। इसलिए अर्ली एज में भी आजकल 40 साल, 45 साल, 35 साल में भी लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस होना शुरू हो गया है। इसकी मेन वजह जो मैं समझता हूँ वो यही है कि बॉडी की जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाती है, और बिगड़ने की वजह से मसल पे ओवरलोड और ज्वाइंट पे ओवरलोड ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाता है। तो मैं आज आपको जो इस वीडियो में एक्सरसाइजेस बताऊंगा उसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी मैं सिखाऊंगा और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी सिखाऊंगा। जो अलाइनमेंट जो बिगड़ा है, जो जनरली ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में बिगड़ जाता है, उस हिसाब से मैं कौन सी मसल ओवर एक्टिव होती है उसको हम स्ट्रेच करेंगे, उसको रिलीज करेंगे, और जो वीक हो जाता है उसको स्ट्रेंथ करेंगे, क्योंकि जो रूट कॉज है वो यही है। रूट कॉज को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तब तक कोई भी प्रॉब्लम वक्ती ठीक हो सकता है, एट द टाइम वो ठीक हो सकता है, लेकिन फिर से वो दोबारा रीजनरेट करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं उसमें। तो रूट कॉज को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और यही बेसिक चीज है, यही मेन चीज है कि रूट कॉज को ठीक किया जाए। तो रूट कॉज जो है वो पेल्विक ड्रॉप है, पेल्विस की अलाइनमेंट, जो हिप की अलाइनमेंट है वो बिगड़ी हुई है, जिसकी वजह से फुट प्रोनेशन में चला गया है या सुपिनेशन में चला गया है। अगर सुपिनेट करता है तो बाहर की तरफ आउटर नी पेन होता है, अगर अंदर की तरफ होता है तो इनर नी पेन होता है, और दोनों वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। लेकिन मेनली अंदर की तरफ होता है, क्योंकि कॉन्डाइल्स भी जो है वो फीमर के जो कॉन्डाइल्स होते हैं वो बड़े होते हैं काफी, फीमर के कॉन्डाइल्स बड़े होते हैं टिबिया के कॉन्डाइल से, सॉरी फीमर के जो कॉन्डाइल लेटरल साइड से बड़े होते हैं, तो इस वजह से भी स्पेस कम होता है, ऐसा ऐसा बताया जाता है, हमें ऐसा पढ़ाया जाता है। लेकिन जो मेन चीज है वो यही है कि अलाइनमेंट बिगड़ने की वजह से फुट प्रोनेट या सुपिनेट कर जाता है, जिसपे मसल पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ जाता है, ज्वाइंट पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ जाता है, जिसकी वजह से स्पेस रिड्यूस होता है और कार्टिलेज का डिजनरेशन होता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत हो जाती है, जो कि सेकेंडरी बेसिकली कह सकते हैं, सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। लेकिन ये टाइम के साथ होता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली एक्सरसाइजेस। स्ट्रेचिंग से शुरू करेंगे। अंदर की तरफ रोटेट कर लें पैर को और पंजे को अपनी तरफ खींच के आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ेंगे। 25 से 30 सेकेंड इसको मेंटेन करेंगे, होल्ड करके रखेंगे, और 3 बार इसको 3 टाइम्स के लिए करेंगे। अब हम हिप फ्लेक्सर मसल्स को स्ट्रेच करेंगे, तो उसके लिए आप टॉवेल या दुपट्टे की मदद से इस तरीके से पकड़ लें और फिर हिप को एक्सटेंड करना है अपने ऐसे।
जितना भी स्ट्रेच आपको कंफर्टेबल हो उतना ही आपको इसको स्ट्रेच करके रखना है, खींच के रखना है और 10 सेकेंड होल्ड करना है। 5 टाइम्स करेंगे इसको। 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड कर सकते हैं और 5 टाइम्स। इस एक्सरसाइजेस के लिए अगर आप घर में किसी की हेल्प लेना चाहें तो इस तरीके से भी ऐसे पकड़ के, ये ज़्यादा सही तरीका है स्ट्रेच करने का। इस तरीके से भी आप, और जितना अगर स्ट्रेच कम हो रहा है तो नी को उतना ज़्यादा बेंड कर लेंगे तो स्ट्रेच ज़्यादा फील होगा। अगर कम पे आ रहा है स्ट्रेच तो थोड़ा सा बेंड कर लें ज़्यादा नी को, और फिर हिप को एक्सटेंड करें इस तरीके से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिप फ्लेक्सर मसल्स भी बहुत टाइट हो जाती है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में, तो इसको स्ट्रेच करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करेंगे वो इस तरीके से पैर ऐसे रख लेना है ऊपर और यहाँ से दोनों हाथ से पकड़ के अपनी तरफ इसको ऐसे खींचना है, फिर रिलैक्स करना है। इसको भी 10 सेकेंड्स होल्ड करना है। 5 to 10 टाइम्स 5 to 10 टाइम्स कर सकते हैं इसको 10 सेकेंड्स होल्ड करके। उसी तरह दूसरे पे रख के और यहाँ से नी को दोनों हाथ से ऐसे फंसा के खींच सकते हैं। रिलैक्स हो। चौथी स्ट्रेचिंग जो करनी है उसमें आप क्रॉस ऐसे लेग को कर ले और दूसरे हाथ से इसको पकड़ के अंदर की तरफ खींचना है। तो हिप के साइड पे जो भी मसल्स होती हैं उसमें आपको और स्ट्रेच फील होगा। ये इस तरीके से क्रॉस लेग करके, और ये चौथी स्ट्रेचिंग आपको करनी है। रिलैक्स। अब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस शुरू करने हैं आपने। तो टॉवेल का रोल बनाकर इस तरीके से घुटने के नीचे प्लेस कर लें और नी से टॉवेल को प्रेस करना है। 10 सेकेंड्स होल्ड करने हैं, फिर इसको रिलैक्स करना है। 10-10 के 2 रेपिटेशन करने हैं। क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग करनी है। क्वाड्रिसेप्स मसल्स इसमें वीक हो जाती है तो इसको स्ट्रेंथ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो करनी है वो इस तरीके से आप घुटने के थोड़ा सा ऊपर रख लें, डबल टॉवेल का रोल कर लें। जैसे ये तो सिंगल टॉवेल का रोल है, डबल कर लें ताकि ये इतना ऊंचा हो जाए, और नी से थोड़ा सा ऊपर प्लेस करके और यहाँ से एक्सटेंड करना है, हील को अप करना है, एड़ी उठाना है ऊपर। रिलैक्स। इसको भी 10 सेकेंड होल्ड करेंगे और 10-10 के 2 रेपिटेशन करेंगे। ये VMO मसल्स की एक्सरसाइजेस है जो क्वाड्रिसेप्स की मेन मसल्स है, जो कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में अक्सर वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो इसको स्ट्रेंथ करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी एक्सरसाइजेज जो करेंगे वो हम करेंगे स्ट्रेट लेग रेज। इस तरीके से पैर उठाने हैं, पंजा खींच के दूसरे घुटने के बराबर। इसको भी 10 सेकेंड होल्ड करेंगे और 10-10 के 2 रेपिटेशन करेंगे। चौथी एक्सरसाइजेज आप सिटिंग पोजीशन में कर सकते हैं। चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं और बेड पे भी बैठ के कर सकते हैं। और थाई को बिल्कुल बेड के ऊपर सपोर्ट करके रखेंगे। जब हम नी एक्सटेंड करेंगे तो थाई को लिफ्ट नहीं करना है, थाई बिल्कुल बेड के ऊपर या चेयर के ऊपर स्टेबल रहेगा। और इस तरीके से पैर को सीधा करना है और पंजा भी खींच के रखना है और 10 सेकेंड इसको होल्ड करके रखेंगे, 10 सेकेंड्स। और हाथ आप देख ले पीछे की तरफ है और कमर को एक्सटेंड करके रखें ताकि सियाटिक नर्व पे कोई प्रेशर ना आए, खिंचाव ना आए, क्योंकि अक्सर जो घुटने के दर्द में कमर भी दर्द रहता है। तो आराम से सिटिंग पोजीशन में कर ले, इस तरीके से एक्सटेंड करके कमर को, फिर पैर को ऊपर उठाएं। 10-10 के 2 रेपिटेशन इसके भी करने से। तो एक्सरसाइजेज स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करनी है आपने और बाद में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करेंगे। अगर किसी एक्सरसाइजेज से आपको प्रॉब्लम हो तो उस एक्सरसाइजेज को आप स्किप कर सकते हैं। और जो मैंने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज बताई है, अगर स्ट्रेचिंग करने में आपको स्ट्रेच फील नहीं हो रहा है ज़्यादा, तो उस एक्सरसाइजेज को भी आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज को स्किप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।